नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटर्नल इकोज इंडिया में, जहां हम खोजते हैं प्राचीन ऋषियों की वाणी में छिपे वे रहस्य जो आज भी हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलन देते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं चरक संहिता की अद्भुत दुनिया में, जहां आयुर्वेद केवल दवा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। चरक कहते हैं, स्वस्थ वही है जो स्वयं को और अपनी प्रकृति को जान ले। तो आइए आरंभ करते हैं चरक संहिता, शरीर, मन और ब्रह्म का विज्ञान। आइए बढ़ते हैं भाग 6 की ओर, जिसमें बात होगी प्राण, श्वास और जीवन ऊर्जा, चरक के श्वासन रहस्य। महर्षि चरक कहते हैं, प्राणो ही जीवनम सर्वेशाम, अर्थात प्राण ही जीवन है, प्राण के बिना कुछ भी नहीं। हम सोचते हैं कि हम भोजन से जीवित हैं, पर सच तो यह है कि हम श्वास से जीवित हैं। हर सांस सिर्फ हवा नहीं बल्कि ऊर्जा की लहर है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। वृद्ध वैद्य और शिष्य का प्रश्न। तक्षशिला के एक छोटे से आश्रम में एक वृद्ध वैद्य थे जिनका नाम था कौशिक। उनका एक शिष्य था आदित्य, जो बड़ा ही जिज्ञासु और बुद्धिमान था। एक दिन आदित्य ने पूछा, गुरुदेव, हम रोज सांस लेते हैं पर कभी ध्यान नहीं देते, क्या सांस का इलाज से कोई संबंध है? कौशिक मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो सांस को समझ लेता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। कौशिक ने चरक का श्वास विज्ञान समझाया और बोले, चरक ने बताया है कि शरीर के अंदर 5 तरह की वायु रहती हैं जो हमारे हर कार्य को नियंत्रित करती है। पहली है प्राणवायु, जो छाती और सिर में रहती है। यही हमारी श्वास और चेतना का स्रोत है। जब यह असंतुलित होती है तो बेचैनी, घबराहट और चिंता बढ़ जाती है। दूसरी है अपान वायु, जो शरीर के निचले हिस्से में रहती है। यह मलमूत्र और प्रजनन के कामों को संभालती है। जब यह गड़बड़ हो जाए तो कब्ज, थकान और सुस्ती बढ़ जाती है। तीसरी है समान वायु, जो पेट के पास होती है। यह पाचन और ऊर्जा वितरण का कार्य करती है। जब यह गड़बड़ होती है तो गैस, भारीपन और आलस्य होता है। चौथी है उदान वायु, जो गले और मुख में रहती है। यह हमारी वाणी और अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। अगर यह असंतुलित हो जाए तो आवाज भारी हो जाती है या बोलने में अटकाव आने लगते हैं। और पांचवी है व्यान वायु, जो पूरे शरीर में फैली होती है। यह रक्त संचार और गति को नियंत्रित करती है। जब यह बिगड़ती है तो शरीर में दर्द, चक्कर और कमजोरी महसूस होती है। कौशिक बोले, इन 5 वायुओं का संतुलन ही प्राण कहलाता है। जब प्राण ठीक चलता है तो जीवन खिलता है। अब चरक की कुछ अद्भुत जड़ी बूटियों को सुने, जो श्वास को शुद्ध करती है और फेफड़ों को मजबूत बनाती है। सबसे पहले है गिलोय, जिसे अमृत कहा गया है। यह श्वास मार्ग को साफ करती है और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है। सुबह और शाम 10 मिलीलीटर गिलोय रस खाली पेट लो, अंदर की गर्मी और थकान दोनों दूर होंगी। दूसरी है तुलसी। यह सांस की रक्षक है। सर्दी, खांसी या अस्थमा के रोगियों के लिए वरदान है। 5 तुलसी पत्ते, थोड़ा अदरक और काली मिर्च डालकर उबालो और उसकी चाय बनाकर पियो। तीसरी है अदरक और हलीम के बीज।
यह श्वास को खोलने और फेफड़ों को साफ रखने का काम करते हैं। सुबह गर्म पानी में अदरक और हलीम मिलाकर पी लो। फिर आती है पिपली, जो फेफड़ों को शक्ति बढ़ाती है। शहद में 1 चुटकी पिपली पाउडर मिलाकर सुबह शाम लो। और अंत में है मुलेठी, जो गले और फेफड़ों की औषधि मानी जाती है। गले में खराश हो तो मुलेठी का पानी बनाकर गरारे करें या दूध में इसका चूर्ण डालकर पी लें। कौशिक ने चरण की प्राण चिकित्सा भी समझाई और बोले, वत्स, औषधि शरीर को ठीक करती है, लेकिन सांस आत्मा को ठीक करती है। उन्होंने 4 रहस्य बताए। पहला रहस्य, दीर्घ श्वास यानी लंबी और गहरी सांसें लें। इससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन और प्राण ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा रहस्य, समान श्वास यानी सांस अंदर और बाहर बराबर रखें। यह शरीर और मन दोनों को एक ही लय में लाता है। तीसरा रहस्य, विचारित श्वास यानी सांस लेते हुए ध्यान रखें कि हर सांस तुम्हारे भीतर तक शांत कर रही है। और चौथा रहस्य, स्मृति में श्वास यानी हर सांस को साक्षी भाव से देखें, जैसे तुम खुद को सांस लेते हुए देख रहे हैं। यही ध्यान है और यही अमृत है। तो दोस्तों, आइए आधुनिक दृष्टिकोण को समझते हैं। आज का विज्ञान भी यही कहता है। गहरी सांस लेने से हमारे दिमाग का तनाव हार्मोन यानी कॉर्टिसोल कम होता है। अनुलोम विलोम जैसी श्वास तकनीक दाएं और बाएं मस्तिष्क को संतुलित करती है। और गहरी सांसों का अभ्यास फेफड़ों की क्षमता, एकाग्रता और नींद सब सुधार देता है। चरक ने हजारों साल पहले कहा था, जैसी तुम्हारी श्वास है वैसा ही तुम्हारा जीवन है। अब समझते हैं घरेलू दिनचर्या को, प्राण को संतुलित रखने के उपाय। सुबह उठते ही थोड़ा गुनगुना पानी पिएं और 10 गहरी सांसें लें। यह शरीर को साफ करती है। योग से पहले 10 मिनट अनुलोम विलोम करें, जिससे मन शांत होता है और ऊर्जा बढ़ती है। दोपहर में तुलसी और अदरक की चाय पिएं। यह फेफड़ों को साफ रखती है। और रात में सोने से पहले कुछ देर शंख प्राणायाम करें। धीमी सांसें लें और छोड़ें, नींद गहरी आएगी। कहानी का समापन करते हुए आदित्य ने 3 महीने तक रोज सुबह प्राणायाम किया। धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा, आवाज में गहराई आ गई और मन में स्थिरता आ गई। कौशिक बोले, वत्स, अब तू औषधि से परे हो गया है। अब तेरे भीतर की सांस ही तेरी औषधि है। आदित्य बोला, गुरुदेव, अब समझ आया। हवा लेना सिर्फ जीना नहीं, हर श्वास में जीवन को महसूस करना ही असली आयुर्वेद है। प्राणस्य श्वासो ज्योतिर्मया, यानी श्वास ही जीवन की ज्योति है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे, निद्रा, नींद का रहस्य और मानसिक शांति की चिकित्सा। महर्षि चरक कहते हैं, सुखम दुखम पुष्टिः कृशता बलम कलैव्यम ज्ञानम अज्ञानम सर्व निद्रा संभवम। अर्थात सुख दुख, ताकत कमजोरी, ज्ञान अज्ञान सब नींद पर निर्भर है। नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह शरीर और आत्मा के बीच की चिकित्सीय कड़ी है। जब मन शांति पाता है तो नींद आती है, और जब नींद आती है तो मन शांति पाता है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं व्यापारी और ऋषि का रहस्य। काशी के पास एक व्यापारी रहता था, विष्णुदत्त। उसके पास धन,
परिवार और वैभव सब कुछ था, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। रात भर करवटें बदलता, सवेरे तक थका और उदास उठता। एक दिन वह जंगल में गया, जहां एक शांत ऋषि वत्स्ययन तपस्या में लीन थे। विष्णुदत्त ने पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है पर नींद नहीं है, क्या यही शाप है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह शाप नहीं, शरीर और मन का असंतुलन है। चरक ने कहा, जब वात, पित्त और कफ अपने अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं, तब नींद भाग जाती है। अब समझते हैं चरक का निद्रा विज्ञान। ऋषि बोले, निद्रा के 6 प्रकार बताए गए हैं, पर उनमें से केवल एक ही सतत वज निद्रा होती है, यानी आत्मा से जुड़ी गहरी और शांत नींद। बाकी 5 नींदें रोगजन्य हैं। पहली तामसिक निद्रा, जब मन आलस्य से भरा हो। दूसरी शारीरिक श्रमज, यानी थकावट के कारण आई नींद। दूसरा मनो दुखज, यानी दुख या चिंता के कारण आई नींद। चौथी अभिशमदज, जब शरीर में कफ बढ़ जाए। और 5वीं रोगनाशक निद्रा, यानी बीमारी के दौरान शरीर की सुरक्षा नींद। पर सबसे मूल्यवान नींद है सतत वज निद्रा, जो आती है तब जब मन और इंद्रियां शांत हो। इस पे चरक ने नींद सुधारने वाली औषधियां भी बताई हैं। ऋषि ने विष्णुदत्त को कुछ औषधियां दी। पहली अश्वगंधा चूर्ण, रात को गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच लें। यह तनाव को कम करता है और गहरी नींद लाता है। दूसरी भ्रामी, दिन में 1 बार भ्रामी घृत आधा चम्मच लें। यह मस्तिष्क को शांत करता है, याददाश्त बढ़ाता है। तीसरी जटामासी, यह आयुर्वेद की नेचुरल ट्रैंक्युलाइजर है। इसे गर्म पानी या दूध के साथ रात में लें। चौथी शंख पुष्पी सिरप, मानसिक थकान को मिटाता है और चिंता कम करता है। 5वीं केसर दूध, रात को 1 चुटकी केसर गर्म दूध में डालें। नींद भी लाएगा और चेहरा भी खिलाएगा। कुछ घरेलू नुस्खे और जीवन शैली को समझते हैं। ऋषि बोले, नींद औषधि से नहीं, दिनचर्या से आती है। इस पे कुछ सरल नियम बताए। रात में भारी भोजन ना करें। सोने से पहले मोबाइल टीवी से दूर रहें। गुनगुने पानी में पैर धोकर सोएं। अगर मन बहुत व्याकुल हो तो तुलसी और शहद का पानी पिएं। बिस्तर पर लेटने से पहले 10 गहरी सांसें लें। रोज एक समय पर सोने और उठने की आदत डालें। और विशेष मंत्र कहा, शरीर को शांति नहीं, शांति को शरीर बनाओ। इस पे विष्णुदत्त ने इन उपायों का पालन किया। 3 रातों तक कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चौथी रात वह ध्यान में बैठा और उसकी सांसें धीमी होती गई। जैसे जैसे विचार शांत होते गए, वैसे वैसे नींद उसके पास चली आई। सुबह सूरज की किरणों में जागा और बोला, गुरुदेव, लगता है मैं नया जन्म लेकर उठा हूं। ऋषि बोले, वत्स, यही तो चरक का रहस्य है। जो हर रात गहरी नींद में डूबता है, वह हर सुबह नया जन्म लेता है। समझते हैं आधुनिक दृष्टिकोण से। आज का विज्ञान भी यही कहता है। अच्छी नींद से शरीर मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन बनाता है, जो तनाव घटाते हैं और कोशिकाओं को मरम्मत करते हैं।
चरक के युग में मन की दवा कहा गया था और आज इसे नेचुरल डिटॉक्स थेरेपी कहा जाता है। निद्रा सुखम जीवितम आयुष्यम। सही नींद ही सुख, जीवन और दीर्घायु है। आहार और अग्नि, पाचन का दिव्य विज्ञान। चलिए समझते हैं। महर्षि चरक कहते हैं, अग्नि ही शरीर को पचाती है और वही जीवन का आधार है। अगर अग्नि मंद हो जाए तो भोजन अमृत भी जहर बन जाता है, और अगर अग्नि प्रबल हो तो जहर भी औषधि बन जाती है। चलिए एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं राजा विक्रम और चरक का रहस्य। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को एक विचित्र रोग हो गया था। वह जितना भी खाता उतना ही भारीपन महसूस करता। महल के वैद्य हार मान गए, किसी को कारण नहीं समझ आया। तभी राजधानी में चरक ऋषि पहुंचे। राजा ने आदर पूर्वक पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब सुख है, पर पेट मेरा जैसे पत्थर बन गया है। क्या यह किसी श्राप का परिणाम है? चरक मुस्कुराए, नहीं राजन, यह भोजन का अपमान है। राजा चौंक गया, भोजन का अपमान? चरक बोले, हाँ, तुम भोजन को केवल स्वाद के लिए खाते हो, ना कि जीवन के लिए। भोजन को देवता की तरह ग्रहण करो, ना कि मनोरंजन की तरह। फिर चरक ने अग्नि सिद्धांत समझाया और बताया कि शरीर में 4 प्रकार की अग्नि होती है। पहली जठर अग्नि, जो भोजन को पचाती है। दूसरी भूत अग्नि, जो 5 तत्वों को शरीर में परिवर्तित करती है। तीसरी धातु अग्नि, जो शरीर की 7 धातुओं जैसे कि रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी को बनाती है। और चौथी है मनोअग्नि, जो विचारों को पचाती है। चरक बोले, अगर जठर अग्नि मंद हो जाए तो ना केवल पाचन बिगड़ता है, बल्कि मन भी भारी हो जाता है। समझते हैं औषधियां जो अग्नि को प्रज्वलित करती है। राजा विक्रम को चरक ने कुछ सरल औषधियां दी। पहली त्रिकुट चूर्ण, सौंठ, मरीच और पिपली। यह पाचन की ज्वाला को जगाता है। भोजन के बाद आधा चम्मच गर्म पानी के साथ ले। दूसरा हिंग वाष्टक चूर्ण, गैस और भारीपन के लिए श्रेष्ठ। खाने से पहले 1 चुटकी घी में मिलाकर ले। और तीसरा अजवाइन और सेंधा नमक। अगर खाना पच ना रहा हो तो अजवाइन प्लस नमक को गर्म पानी के साथ ले। चौथा अदरक और नींबू। खाने से पहले अदरक का छोटा टुकड़ा और नींबू का रस ले। यह जठर अग्नि को तुरंत जगाता है। पांचवी पंचकोल चूर्ण, पिपली, पिपली मूल, चित्रक, चव्या, नागरमुथ। चरक ने इसे अग्नि दीपन योग कहा है। भोजन के बाद 1 चम्मच गर्म पानी के साथ सेवन करें। अब चरक ने आहार नीति को भी समझाया और कहा, भोजन वही जो समय पर, मात्रा में और शांति से लिया जाए। और उन्होंने 3 नियम बताए। सम्यक आहार, भोजन का अर्थ है शरीर और मन दोनों को पोषण देना। खाते समय क्रोध, भय या चर्चा से बचें। मात्रा आहार, भोजन को आधा पेट ठोस, 1/4 तरल और 1/4 खाली रखना चाहिए ताकि अग्नि जलती रहे। काल आहार, सूर्य की गति के साथ खाओ। सुबह हल्का, दोपहर में पूर्ण और रात में कम। चरक ने ध्यान योग भी समझाया।
राजा विक्रम से चरक ने कहा, भोजन से पहले शांत होकर 3 बार श्वास लो, फिर मन में यह भावना करो कि यह भोजन मुझे प्राण दे रहा है, मैं इसे आदर से ग्रहण कर रहा हूं। राजा ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसका पाचन सुधर गया, मन हल्का होने लगा और नींद भी आने लगी। आइए समझते हैं घरेलू दिनचर्या को, अग्नि को प्रबल रखने के उपाय। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी, नींबू, 1 चुटकी हल्दी पिए। दिन में बीच बीच में सौंफ या जीरा चबाएं। ज्यादा ठंडे या फ्रिज के खाने से बचें। हर दिन थोड़ा टहलना या योग करना, विशेषकर पवन मुक्तासन और भुजंगासन। हफ्ते में 1 बार उपवास रखें, यह अग्नि को रीसेट करता है। आइए आधुनिक दृष्टिकोण को समझते हैं। आज की भाषा में अग्नि का अर्थ है डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म, यानी वह शक्ति जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है। जब हम तनाव में होते हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ता है और डाइजेस्टिव फायर मंद पड़ जाती है। चरक ने हजारों साल पहले यही कहा था, मन के विकार से अग्नि मंद होती है। इसलिए भोजन करते समय मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी औषधि है। 1 महीने बाद राजा विक्रम फिर से महल के आंगन में मुस्कुराते दिखे। उन्होंने चरक से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, भोजन पेट में नहीं श्रद्धा से पचता है। चरक ने कहा, राजन, जो अग्नि का सम्मान करता है वह रोगों से परे दीर्घायु होता है। अग्नि जीवितम शरीरस्य अग्निहीनम मृतक मन्य, यानी जिसमें अग्नि नहीं उसमें जीवन नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, रस, रक्त और ओज, जीवन की आंतरिक ऊर्जा। महर्षि चरक कहते हैं, रसोदेव सर्वजीवित, अर्थात रस ही जीवन का सार है। शरीर में जो प्रवाहित है वही जीवन है, और जब यही रस शुद्ध होता है तो उससे जन्म लेता है ओज, यानी जीवन की रक्षा करने वाली दिव्य ऊर्जा। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। साधक आर्यमित्र और ओज का रहस्य। हिमालय की घाटियों में एक साधक था, आर्यमित्र। वह वर्षों से ध्यान करता था, पर एक दिन अचानक उसकी ऊर्जा घटने लगी। उसका चेहरा फीका पड़ गया, मन अस्थिर हो गया। वह गया चरक आचार्य के पास और बोला, गुरुदेव, मैं तपस्या करता हूं, सात्विक भोजन लेता हूं, फिर भी भीतर शक्ति नहीं बची। चरक मुस्कुराए और बोले, वत्स, तपस्या से ऊर्जा बढ़ती नहीं, बल्कि उसका स्रोत ओज संतुलन में होने से बढ़ती है। चरक का रस और रक्त का विज्ञान समझते हैं। चरक बोले, शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनमें सबसे पहली धातु है रस, जो भोजन से बनती है और शरीर के हर कोने में प्रवाहित होती है। जब रस शुद्ध होता है तो शरीर में आनंद, लवण्य और स्थिरता आती है, लेकिन जब रस दूषित होता है तो थकान, कमजोरी और मनोविकार बढ़ते हैं। रस से बनता है रक्त, जो जीवन का प्रवाह है, और रक्त से ही जन्म लेता है ओज, जो शरीर की सबसे सूक्ष्म, तेजस्वी और रक्षक शक्ति है। चरक कहते हैं, ओजो ही बलम, ओजो ही जीवनम, अर्थात
ओज ही असली बल है और ओज ही जीवन। इस पे चरक ने ओज बढ़ाने वाली औषधियां बताई हैं। चरक ने साधक आर्यमित्र को कुछ जड़ी बूटियां दी। पहली अश्वगंधा, ओज बढ़ाने की सबसे श्रेष्ठ औषधि। रात को दूध के साथ 1 चम्मच ले। यह न केवल शरीर बल्कि मन को भी बल देती है। दूसरी शतावरी, यह शरीर की नमी और शक्ति बनाए रखती है, गर्मी और कमजोरी दोनों में लाभदायक। तीसरी आंवला, जो ओज को शुद्ध करता है। रोज सुबह आंवला रस पीने से चमक और स्फूर्ति आती है। चौथा घी यानी घृत। चरक ने कहा है, घृतम सतत्व वर्धनम, अर्थात घी सत्व बढ़ाता है। जो भोजन में थोड़ा घी जरूर शामिल करें। पांचवा खजूर और मिश्री दूध। रात में खजूर उबालकर दूध पिए। यह ओज और रक्त दोनों को बढ़ाता है। इस पे चरक की ओज रक्षा साधना भी समझाई गई। कैसे? चरक बोले, ओज को बढ़ाना कठिन नहीं है, पर उसे बचाना सबसे बड़ा तप है। फिर उन्होंने 3 रहस्य बताए। पहला, शुद्ध आहार, सात्विक पचने योग्य भोजन ले। अत्यधिक मसाले, मांस, शराब या बासी भोजन ओज को नष्ट करते हैं। दूसरा, शुद्ध विचार, क्रोध, ईर्ष्या और भय, ये मन की आग है जो ओज को जला देती है। तीसरी, शुद्ध निद्रा, गहरी शांत नींद ओज को पुनर्जीवित करती है। नींद रहित जीवन ओज रहित जीवन। आइए ओज के लक्षणों को समझते हैं। चरक ने ओजवान व्यक्ति के संकेत बताए। उसकी आंखों में तेज होता है, त्वचा में कोमलता और चमक होती है, उसकी वाणी में मधुरता और स्थिरता होती है। वह बिना प्रयत्न के दूसरों को शांत कर देता है। ओज केवल शरीर की शक्ति नहीं, बल्कि आभा, धैर्य और आनंद का स्रोत है। आइए समझते हैं घरेलू उपाय जो ओज बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। रोज सुबह सूर्योदय के समय 5 मिनट सूर्य को प्रणाम करें। भोजन में घी, दूध, बादाम और फल शामिल करें। दिन में कम से कम 2 लीटर गुनगुना पानी पिए। क्रोध या भय में कुछ मत बोलो, ओज वहीं सबसे जल्दी नष्ट होता है। ध्यान या प्राणायाम रोज करें, विशेषकर भ्रामरी और अनुलोम विलोम। अब समझते हैं आधुनिक दृष्टिकोण से। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ओज का अर्थ है इम्यून सिस्टम की जीवंतता। जब हमारा मन शांत, आहार शुद्ध और नींद संतुलित होती है तो शरीर में इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बढ़ते हैं जो रोगों से रक्षा करते हैं। चरक ने यही ज्ञान हजारों वर्ष पहले दिया था। स्वतः ही ओज, मन की स्थिरता ही शरीर की रक्षा है। अब आर्यमित्र ने 3 महीने तक चरक की साधना अपनाई। उसका शरीर फिर से दमकने लगा, मन स्थिर हो गया और ध्यान में गहराई आने लगी। चरक बोले, वत्स, अब तू औषधि से नहीं अपने ओज से चल रहा है। आर्यमित्र ने कहा, गुरुदेव, मैं अब समझा, असली बल मांसपेशियों में नहीं, शांत मन और शुद्ध जीवन में है। ओजो नश्यति क्रोधेन तृष्णया
शोक विह्वलः, यानी क्रोध, लोभ और शोक से ओज नष्ट होता है। समय बीतता गया, ऋषियों की वाणी हवा में घुल गई, पर कुछ शब्द आज भी गूंजते हैं। स्वस्थ जीवन ही दीर्घ जीवन है और ज्ञान ही अमर तत्व है। ये वचन थे महर्षि चरक के। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, मृत्यु और जीवन का रहस्य। एक बार उनके शिष्य सुश्रुत ने पूछा, गुरुदेव, जब हर शरीर नश्वर है तो दीर्घ आयु या अमृत तत्व का क्या अर्थ है? चरक मुस्कुराए, आंखें बंद की और बोले, दीर्घ आयु वह नहीं जो 100 वर्ष जिए, दीर्घ आयु वह है जो एक क्षण को भी पूर्ण चेतना से जिए, और अमर तत्व वह ज्ञान है जो देह छोड़ने के बाद भी जीवित रहता है। आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। वैद्य और राजा की कथा। बहुत समय पहले काशी के राजा प्रियव्रत मृत्यु से डरते थे। उन्होंने सारे राज्य में घोषणा की, जो मुझे अमर बना दे उसे आधा राज्य दूंगा। सैकड़ों वैद्य आए, साधु आए, योगी आए, पर सब बोले मृत्यु अनिवार्य है। राजा निराश होकर तक्षशिला पहुंचे, जहां महर्षि चरक साधना कर रहे थे। राजा ने कहा, मुझे मृत्यु से मुक्ति चाहिए। चरक मुस्कुराए और बोले, महाराज, मृत्यु से नहीं भय से मुक्ति पाना सीखो। राजा ने पूछा, क्या तुम मुझे अमर कर सकते हो? चरक बोले, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दे सकता हूँ जो मृत्यु के बाद भी जिंदा रहेगा। फिर उन्होंने राजा को आत्म अनुभूति का मार्ग बताया। दिनचर्या, संयम, करुणा और ध्यान की साधना। वर्षों बाद वही राजा जो मृत्यु से डरता था, एक साधु बन गया, और उसके जाने के बाद भी उसकी सीखें जीवित रही। वह देह से गया पर ज्ञान से अमर हो गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चरक का सिद्धांत, दीर्घ आयु के 4 स्तंभ। चरक संहिता के अनुसार दीर्घ आयु प्राप्त करने के 4 आधार हैं। हित आहार, जो खाया जाए वह शरीर, मन और आत्मा के अनुकूल हो। हल्दी, तुलसी, घी, सादा भोजन, यह अमरता का ईंधन है। दूसरा, हित आचार, व्यवहार से सच्चाई, संयम और करुणा, क्योंकि मन की अशुद्धि भी रोग का कारण बनती है। तीसरा, सत्यम, सत्य का पालन, मन, वाणी और कर्म में। झूठ भीतर का विष है, सत्य शरीर की औषधि। ध्यानमः, मन को केंद्र में लाना, यही आत्मा की औषधि है। ध्यान वह कुंजी है जो मृत्यु के भय को खोल देती है। चरक का संदेश, रोग से नहीं अज्ञान से मृत्यु होती है। जब मनुष्य अपने दोषों को नहीं पहचानता, जब वह प्रकृति से जुड़ना छोड़ देता है, तभी उसके भीतर मृत्यु प्रवेश करती है। चरक कहते हैं, सच्चा वैद्य वही है जो शरीर नहीं आत्मा को जानता हो। आइए दोस्तों, समझते हैं अमर तत्व का अर्थ। शरीर नहीं, चेतना। अमर तत्व का अर्थ शरीर का नष्ट ना होना नहीं होता, बल्कि स्मृति का जीवित रहना है। चरक ने कहा था, जो अपने कर्म, ज्ञान और सेवा से दूसरों में जीवित रहता है, वही अमर है।
आइए समझते हैं आधुनिक युग में चरक का संदेश क्या कहता है। आज विज्ञान भी कहता है हेल्दी डीएनए केवल जीवन नहीं बढ़ाता बल्कि लॉन्जिविटी जीन्स को सक्रिय करता है। और वही बात चरक ने हजारों साल पहले कही थी, जो संयम रखे वह समय को जीत लेता है। अगर आप मन को शांत रखेंगे, प्रकृति के साथ संतुलन बनाएंगे, तो आपका शरीर भी आपके विचारों का अनुसरण करेगा। जो स्वयं को जान लेता है वह मृत्यु को जानकर भी नहीं डरता, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। चरक के शब्द गूंजते हैं, दीर्घ आयु वह नहीं जो लंबा जिए, दीर्घ आयु वह है जो हर क्षण को पूर्णता से जी ले। और यही अमर तत्व है, संतुलन, ज्ञान और करुणा से भरा जीवन। आप सुन रहे थे चरक संहिता, शरीर, मन और ब्रह्म का ज्ञान। इसका अंतिम अध्याय है दीर्घ आयु और अमर तत्व, चरक का अंतिम संदेश। स्मरण रहे, सच्ची औषधि बाहर नहीं भीतर है, और जो भीतर शुद्ध है वही सदा जीवित है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे चरक संहिता, शरीर, मन और ब्रह्म का ज्ञान, केवल एटर्नल इकोज इंडिया पर। जी हाँ, याद रखिए, सच्ची औषधि बाहर नहीं भीतर है। जो अपने मन और आत्मा को संतुलित रखता है वही वास्तव में दीर्घ आयु है। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान तभी जीवित रहता है जब वह बांटा जाए। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे एटर्नल इकोज इंडिया और मैं हूं आपकी होस्ट। धन्यवाद।